आज हम लोग इस सेशन में आर्डिनो के कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टेटमेंट मतलब ये होता है कंडीशनल, ठीक है। कंडीशन इसमें रहती है स्टेटमेंट में कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। अगर ये वैल्यू है तो ये आउटपुट मिलेगा, अगर ये वैल्यू है तो ये आउटपुट मिलेगा। कंडीशनल होता है यहाँ पर, ठीक है। जैसे इफ एल्स की कंडीशन है। इफ मतलब इफ एल्स की कंडीशन का मतलब अगर ये है तो ये रिजल्ट आएगा और अगर ये नहीं है तो रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब अगर एग्जांपल में हम ले लें कि अगर बहुत ही कॉमन बात में अगर ले लें कि अगर कोई भी एक सामान है, अगर हम कहें कि अगर ये सामान या एग्जांपल में ऐसे ले सकते हैं कि अगर 10 रुपये का नोट हम देंगे तो हमें ये सामान मिलेगा और अगर 10 रुपये को नोट हम नहीं देते हैं तो ये सामान हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो कंडीशनल होता है, कंडीशन वाइज होता है। प्रोग्राम में भी हम कंडीशन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं और इफ एल्स की कंडीशन का यूज़ तो अक्सर करते रहते हैं। अभी जब आप लोग सेंसर इंटरफेस करेंगे, IR सेंसर इंटरफेस करेंगे अपने आर्डिनो से, तो वहाँ पर इफ एल्स की कंडीशन रहेगी कि अगर ऑब्जेक्ट मिला, जैसे IR सेंसर के आगे अगर हम अपना हाथ या कोई ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो अगर ऑब्जेक्ट आया तो मोटर को रन कर जाना है और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है उसकी रेंज में तो मोटर को रन नहीं करना है। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जैसे आप लोग लिफ्ट वगैरह में देखते हैं कि जो है लिफ्ट के सामने अगर आप जाते हैं तो वहाँ कंडीशन, वहाँ भी प्रोग्रामिंग है, सारा प्रोग्रामिंग के थ्रू ही सब चलता है कि अगर इस रेंज के पास कोई आकर खड़ा होता है तो मोटर को घूम जाना है। मोटर घूमने का मतलब है कि डोर ओपन हो जाना, क्योंकि उसमें जो लिफ्ट वगैरह में जो दरवाजे होते हैं उसमें नीचे छोटी छोटी मोटरें लगी होती हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी ऐसे ही सेंसर का यूज़ है कि अगर इस रेंज में कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो आपका डोर ओपन हो जाएगा, अगर नहीं आया तो डोर क्लोज रहेगा। रेंज का बहुत फ़र्क पड़ता है। अब रेंज इस हिसाब से बनाया जाता है क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कोई चींटी जाएगी उस रेंज के तो डोर ओपन हो जाएगा, और अगर नहीं वहाँ पर चींटी चल रही है तो पता चला कि ओपन क्लोज हो रहा है, तो ऐसा नहीं। उसकी भी रेंज होती है। तो हर एक सेंसर की अपनी प्रॉपर्टी होती है और उसकी एक रेंज होती है, तो उस रेंज के अकॉर्डिंग सेंसर्स हमारे काम करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट में हमको यही देखना है कंट्रोलिंग कैसे करना है, हमको सेंसर्स को कैसे कंट्रोल करना है। हमारे अकॉर्डिंग सेंसर काम करेंगे, हम सेंसर के अकॉर्डिंग काम नहीं करेंगे। हम सेंसर जो है उसकी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को देखते हुए हम उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग अपना जो भी काम है वो कराएंगे। तो इसलिए जो है सेंसर की कौन सा सेंसर किस जगह पर सही रहेगा और किस जगह पर नहीं सही रहेगा। तो आप जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, जंगल वगैरह में, फॉरेस्ट वगैरह में क्या होते हैं, वहाँ कैमरे लगे होते हैं। जैसे एनिमल प्लैनेट वगैरह आप देखते हैं और डिस्कवरी वगैरह देखते हैं, तो उसमें जो भी एनिमल्स की एक्टिविटी दिखाई जाती है तो वो कौन शूट करता है, वो कैमरे शूट करते हैं, ठीक है। कैमरे कब, और पावर सेविंग के लिए कैमरे हमेशा ऑन नहीं होते हैं। कैमरे तभी ऑन होते हैं जब उनकी रेंज में कोई जानवर आपका आ जाए, सपोज एलिफेंट आ जाए, टाइगर आ जाए, लायन आ जाए, कोई भी जानवर आ जाए रेंज में, उसके रेंज में आ जाएंगे तभी वो कैमरा ऑन होगा, और जब तक उस रेंज में वो है वो रिकॉर्डिंग करेगा। जैसे उस रेंज से बाहर वो चला जाएगा वो कैमरे अपने आप ऑफ हो जाएंगे और जो भी उसने कैप्चर किया है वो स्टोर हो जाता है मेमोरी में। अब कैमरे का ये फंक्शन नहीं है कि वो जो है ये ऑब्जेक्ट रीड करे कि कौन उसकी रेंज में आया, क्योंकि कैमरे का एक फंक्शन है वो रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। तो एज वो आउटपुट हो गया। इनपुट हमारा कौन हो गया, कौन सा सेंसर हो गया, वो सेंसर जो उस रेंज को डिफाइन करता है। जैसे IR सेंसर का रेंज होता है, आपका मोशन सेंसर एक आता है, मोशन सेंसर, और एक आता है ह्यूमन सेंसर। मोशन सेंसर को ह्यूमन सेंसर भी बोलते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट नहीं करता, वो मूवमेंट को डिटेक्ट करता है, बॉडी के मूवमेंट को डिटेक्ट करता है। उससे जो रेज निकलती है उसको जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, एनिमल्स की बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो, किसी बॉडी से टकराती है जो मूव कर रहा है, उससे जब टकराती है तो वो क्या करता है, उसकी वो जो रेज होती है वो उस बॉडी के पार्ट में अलग अलग टेम्परेचर होते हैं, तो टेम्परेचर डिफरेंस को वो रीड करता है, तब वो वहाँ पर उसको जो है ऑन करता है, ठीक। तो यहाँ पर दो चीज़ें लगी हैं, एक आपका मोशन सेंसर
मोशन मतलब मूवमेंट को जो रीड करता है, और दूसरा लगा होता है कैमरा। ठीक, तो वहां पर इफ एल्स की कंडीशन है। ठीक, इफ एल्स की कंडीशन कैसे बनेगी? अगर सेंसर ये रीड किया, मूवमेंट को रीड किया, तो कैमरे को ऑन हो जाना। इफ का मतलब अगर सेंसर ने रीड किया ये, तो कैमरे को ऑन हो जाना है। एल्स का मतलब ये हुआ नहीं तो ऑन नहीं होना है। तो इस तरीके से कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं प्रोग्राम में इफ एंड एल्स के। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे ही कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे जो कि इफ एल्स की कंडीशन में आते हैं, या और भी कितने टाइप के स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि जो भी आपकी प्रोग्राम है, प्रोग्राम में आपको कंडीशन भी देखना है, और कंडीशन के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि कैसे आपको कैसे डिफाइन करना है। उसको भी डिफाइन करने का तरीका है कि अगर ब्रैकेट के अंदर इफ एल्स की कंडीशन अगर हम लिखते हैं तो इफ लिखते हैं तो वहाँ पर बिग ब्रैकेट लगता है। उस ब्रैकेट में जो भी कंडीशन डालनी है आप उसको डालेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। फिर जब एल्स की बारी आएगी तो एल्स के बाद फिर ब्रैकेट आप लगाएंगे, और ब्रैकेट की कंडीशन में आपको जो अंदर लिखना है लिखेंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे, तब वो कंडीशन पूरी होगी। और ऐसे कंडीशन पूरी अगर अधूरा आपने या आपने स्टेटमेंट प्रॉपर नहीं दिया है, आपने चीज़ों को सही डिफाइन नहीं किया है, तो प्रॉपर आपका फंक्शन नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप स्टेटमेंट वगैरह देंगे वो जो है प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशनल में क्या आता है कि पहले कोई एक कंडीशन है, ये हमने एक कंडीशन रख दी कि ये होना है। ठीक, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन सही है, ठीक है, तो कंडीशनल कोड आगे बढ़ेगा। और अगर कंडीशन नहीं सही है, यानी इफ कंडीशन इज फॉल्स, तो ये इधर जाएगा। ठीक, तो इसको हम वेन डायग्राम से या ब्लॉक डायग्राम से, लॉजिकल डायग्राम से हम समझते हैं इसको कि अगर कोई एक कंडीशन है, कंडीशन में दो चीज़ें आती हैं, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, तो अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट हमारा कैसे जाएगा? वो सीधे कंडीशनल कोड के थ्रू पास हो जाएगा, और अगर फॉल्स है तो वो कंडीशनल कोड की तरफ ना जाकर वो डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से कंडीशनल चीज़ें आपकी आती हैं। अब ऐसे ही और एक चीज़ खास करके ध्यान देना है आपको कि कंडीशनल जो भी चीज़ें आपकी आती हैं उसको प्रॉपर वे में आपको डिफाइन करना है। ये हम आपको बार बार बता रहे हैं। ठीक है, प्रॉपर वे में डिफाइन करना है। अगर प्रॉपर वे में आप उसको नहीं डिफाइन करेंगे तो आपकी कंडीशनल जो भी चीज़ें हैं वो सही नहीं आएंगी, और अगर सही नहीं आएंगी तो आप फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इफ एल्स की कंडीशन की बात कर रहे हैं कि इफ एल्स जो कंडीशन हमारे पास आती है वो कैसे हम यूज़ करेंगे। इफ स्टेटमेंट मतलब ये है, जैसे मैंने बताया, इफ टेक्स एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस, ठीक है, एंड अ स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट गेट्स एक्सिक्यूटेड, अदरवाइज दीज स्टेटमेंट आर स्किप्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इफ की कंडीशन आप लगा रहे हैं कि अगर मैंने 10 रुपये दिया है तो मुझे ये सामान मिले, और अगर नहीं 10 रुपये मिला तो ये सामान मुझे ना मिले। ठीक है, तो वहाँ पर अगर वाली जहाँ पर बात आएगी वहाँ पे इफ़ का हम यूज़ करेंगे। इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यहाँ पर है कि एन इफ़ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाई एन ऑप्शनल एल्स स्टेटमेंट विच एक्सिक्यूटेड व्हेन द एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। जैसे मैंने कहा कि 10 रुपये मिले तो सामान देना। अब इसका ये मतलब हुआ कि अगर 10 रुपये मिले तो सामान देना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर 10 रुपये ना मिले तो सामान नहीं लेना। वो आप ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाता है, जो हमारा एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिक वो ऐड हो जाता है, वो निगेटिव वाली कंडीशन। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 10 रुपये मिले तो सामान देना, तो ऑटोमेटिक ऐड हो गया कि अगर ना मिले तो नहीं देना। तो ये इफ़ एल्स की कंडीशन है, इफ़ एल्स में आता है। और एक और कंडीशन होता है इफ़ एल्स इफ़। इसमें आप कंडीशन पे कंडीशन बढ़ा सकते हैं। कंडीशन में कंडीशन बढ़ाने का मतलब है, एक तो हो गया इफ़,
कि अगर मैंने 10 रुपये दिया तो सामान देना, और दिया तो उसमें ये सामान देना, नहीं तो मत देना। ठीक है, जैसे मैंने 10 रुपये दे तो सामान देना, और उसके बाद ये देना, नहीं तो मत देना। तो इफ एल्स की कंडीशन में, यानी कंडीशन में कंडीशन हम लगा सकते हैं, तो वो हो गया इल्स एफ इल्स कंडीशन। ठीक है, एक कंडीशन खत्म हुआ, फिर उसके आगे की दूसरी कंडीशन शुरू हो जाती है। और स्विच केस स्टेटमेंट क्या है? स्विच केस स्टेटमेंट ये है कि सिमिलर टू द इफ स्टेटमेंट, स्विच केस भी सिमिलर इफ एल्स की ही तरह होता है, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। वहाँ पर हम स्विच केस का भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर हम जो है इफ एल्स का भी यूज़ कर सकते हैं। कोई एक तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन इफ एल्स ईजी रहता है। कंडीशनल ऑपरेटर का मतलब द कंडीशन ऑपरेटर इज द ओनली टर्नरी ऑपरेटर इन सी। ये जो कंडीशनल ऑपरेशन है, ये जो आपका इफ एल्स वगैरह, ये जो कंडीशनल ऑपरेटर है, ये हमारा बेसिकली एक जो है इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन, ठीक है, वहाँ पर इस टाइप का जो स्टेटमेंट होता है वो जनरली सी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इस टाइप की कंडीशन हम सी में यूज़ करते हैं जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं सी। और एक बात और भी आप लोग को बताना चाहूँ, प्रोग्राम आप लोग चाहे वो आप सी सीखो, एम्बेडेड सी सीखो, पाइथन सीखो, जावा सीखो, कोई एक लैंग्वेज सीख लो, बाकी सब वैसे ही होते हैं। ठीक है, सब में एक टाइप की चीज़ें डिफाइन होती हैं, और उसमें आप जो है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंजेस होते हैं, एक दूसरे की लैंग्वेज में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। ठीक है, जैसे पाइथन हो गया, तो पाइथन में ये है कि लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है। जो भी आप, जैसे आप यहाँ पर पूरा प्रोग्राम लिखने के बाद आप कंपाइल करेंगे तो पूरा प्रोग्राम लाइन कंपाइल होता है। पाइथन में ये डिफरेंस है कि आप लाइन वाइज लाइन चेक कर सकते हैं प्रोग्राम कि मेरा सही है कि नहीं, तो ज़्यादा अंतर नहीं होता। लेकिन स्टेटमेंट, जो रिटन स्टेटमेंट होता है, जो रिटन पैटर्न होता है, वो लगभग सबका सेम होता है। अगर आपने सी सीखा हुआ है तो एम्बेडेड सी में भी वही है, सी में भी वही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। हाँ, सिंटैक्स के चेंजेस आते हैं, जो हो सकता है अलग अलग हो, उसको भी आप एक दो बार देख लोगे तो जो है आप आराम से इसको सीख सकते हो। तो इसलिए जो है लैंग्वेज वगैरह 1-2 महीना अगर आप सीख लो ढंग से, बहुत है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सीखना है तो 1-2 महीने अगर आप सीख लोगे लैंग्वेज, किसी भी 1 महीना सीख लो तब भी बहुत है। उसके बाद आर्डिनो में लूप्स की बात करेंगे। लूप्स मतलब वो होता है जो एक सर्कल में कंटिन्यू चलता रहता है। लूप्स का मतलब ये हो गया कि जो एक सर्कल में कंटिन्यू चलता रहता है, और चलने इज द सेंस कि ये है कि एक सर्कल है तो कोई भी चीज़ अगर उसमें डाल दो तो घूमती रहे। तो यहाँ लूप का हम तब यूज़ करते हैं कि जब अगर हमने पावर ऑन किया, जैसे मान लो हमने आपको एग्जांपल बताया लिफ्ट का। लिफ्ट में क्या होता है? लिफ्ट में ये होता है कि अगर लिफ्ट में पावर ऑन है तो वो अपना फंक्शन कंटिन्यू करता ही रहेगा। अगर उसके गेट के पास कोई जाएगा तो डोर अपने आप ओपन होगा, फिर डिले मतलब उतना टाइम के बाद डोर अपने आप क्लोज हो जाएगा। जैसे हम एलईडी वाला को एग्जांपल दिए थे, डिले मतलब होता है कितनी देर बाद दूसरा फंक्शन होना। ठीक है, अगर आप तुरंत कराना चाहते हो तुरंत होगा, और अगर आप थोड़ा टाइम देना चाहते हो तो प्रोग्राम में कभी भी हम लोग यहाँ पर आर्डिनो में टाइम की बात करेंगे। और जैसे हमने 1 सेकंड किया, उसके बाद सोचा कि एक आधे सेकंड रुक के फिर उसको दूसरा कराएं, तो वो आधे सेकंड रुकना मतलब उसको डिले बोल दिए। तो प्रोग्राम में हम डिले लिखते हैं, DELAY डिले, और ब्रैकेट में जो भी हम टाइम डालेंगे वो हमेशा मिली सेकेंड में होता है। ठीक है, जैसे 500 हमने डाल दिया तो 500 मतलब आधा सेकेंड, 500 मिली सेकेंड मतलब आधा सेकेंड। तो लूप में जो होती है चीज़ें, वो लूप में क्या होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब जैसे मैंने लिफ्ट की बात बताई, पावर ऑन है तो डोर अपने आप, कोई भी पर्सन अब आएगा तो अपने आप ओपन होगा, फिर अपने टाइम के जो डिले टाइम है उसके बाद क्लोज होगा, फिर जो भी आप फंक्शन उसमें करते हैं ऊपर नीचे जाने का वो आप करेंगे, वो करेगा। ठीक है, तो अब जब तक लिफ्ट की पावर ऑन है तब तक वो वही फंक्शन करेगा जो उसे प्रोग्राम किया गया है। तो इसीलिए इसमें बताया गया था कि जो ये वर्क करते हैं एम्बेडेड सिस्टम में, वो पर्टिकुलर टास्क पे वर्क करते हैं। टास्क मतलब एक प्रोग्राम आपने एक बार कर दिया तो जब अगर पावर ऑन है तो वो वही काम होता रहेगा बार बार। ठीक है, और जो
माइक्रो प्रोसेसर होता है वो क्या करता है, वो पर्टिकुलर टास्क पे वर्क नहीं करता, वो उसमें एक साथ आप कई काम कर सकते हो। जैसे आप अपने कंप्यूटर में एक साथ आप गेम भी खेल सकते हो, राइटिंग भी कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन जो एम्बेडेड सिस्टम है, माइक्रो कंट्रोलर है, उसमें आप पर्टिकुलर टास्क पे वर्क होता है। जैसे एक बार लिफ्ट को प्रोग्राम कर दिया गया है तो वो लिफ्ट का ही काम करेगा, ठीक है, वो कपड़ा नहीं धुलेगा। तो ये पर्टिकुलर टास्क पे वर्क होता है। तो हम लूप की बात कर रहे हैं, लूप में जो भी आएगा फंक्शन वो कंटिन्यू घूमता रहेगा। कंडीशन कैसी होगी? कंडीशन ये होगी कि अगर कंडीशन है, ठीक, अब यहाँ पर ये कंडीशन अगर आ रही है, जैसे मान लो कंडीशन हमने यहाँ डाल दी, ठीक है, तो इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो ये लूप पूरा प्रॉपर आपका बना रहेगा, मतलब ये लूप आपका चलता रहेगा, ये चलता रहेगा, ठीक है, ये ऐसे ऐसे आपका लूप चलता रहेगा। तो इसलिए जो है ये, अगर आपको यहाँ पे कंडीशन डाल दिए, लूप के अंदर अगर आपने कोई भी चीज़ डाल दी, प्रोग्राम में लूप के अंदर कोई भी चीज़ डाल दी, तो वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक कि पावर ऑन है। ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक पावर ऑन है। मान लो आपने एलईडी को दिखाया है कि 2 सेकंड के लिए जलना है, 2 सेकंड के लिए बंद होना है, तो वो जब तक पावर ऑन है वो 2 सेकंड जलती बंद होती रहेगी, जलती बंद होती रहेगी जब तक पावर ऑन है। ये होता है लूप, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि लूप कितने टाइप के और कैसे होते हैं, ठीक है। एक होता है वाइल लूप। वाइल लूप मतलब कि वाइल लूप्स विल लूप कंटिन्यूअसली एंड इन्फिनिटली until the expression inside the parenthesis, जब तक इस ब्रेक, ये जो आपका फंक्शन होता है इसको फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। जैसे वाइड लूप का, वाइड सेटअप का फंक्शन होता है, जो फंक्शन होता है उसके सामने ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं, ठीक है। तो समथिंग मस्ट चेंज द टेस्टेड वेरिएबल और द वाइल लूप विल नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। वाइल लूप के अंदर कोई भी चीज़ आएगा, कंडीशन अगर आपने वो डाल रखी है तो कंडीशन पे वो काम करता रहेगा। उसके बाद है डू वाइल लूप। एक डू वाइल लूप भी होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे वाइड फंक्शन का यूज़ करेंगे, हम लोग यहाँ प्रोग्राम में करेंगे तो वाइड लूप हम लिखेंगे, बट यहाँ पर क्या है कि वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होता है, फॉर लूप भी होता है, नेस्टेड लूप भी होता है और इन्फिनाइट लूप भी होता है, ठीक है। तो डू वाइल लूप का मतलब क्या होता है? डू वाइल लूप का मतलब होता है सिमिलर टू द वाइल लूप। इन द वाइल लूप the loop continuously condition is tested at the beginning of the loop before perform the body of the loop, ठीक है। वो टेस्ट कंडीशन पे डिपेंड करता है। कंडीशन अगर आपका सेटअप के हिसाब से बना हुआ है तो उस पर वो लूपिंग करता रहेगा। फॉर लूप मतलब, फॉर लूप भी वैसे ही है, एक्सिक्यूटेड स्टेटमेंट अ प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम्स। अगर आपने कोई नंबर डिटरमाइन किया है कितने टाइम के लिए इसको लूपिंग में रहना है, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेस्टेड लूप भी वही है। सी लैंग्वेज अलाउज यूज टू यूज वन लूप इनसाइड अनदर लूप, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक लूप के अंदर, नेस्टेड लूप में होता है, नेस्ट मतलब घोंसला, एक लूप के अंदर हम कई लूप का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक लूप लगाया, फिर लूप के अंदर फिर एक लूप लगाया, लूप के अंदर फिर एक लूप लगाया, और वो डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम पे, हमारे कंडीशन पे और हमारे ऑब्जेक्ट पे कि हम चाहते क्या है, ठीक है। तो चलता रहता है। जैसे प्रोग्राम वगैरह में आप देखते हो, आप मोबाइल में कुछ भी टाइप करते हो, ये टाइप हुआ, फिर नेक्स्ट हो गया, फिर उसमें वो आया कंडीशन, आपने उसको फिल कर दिया, फिर नेक्स्ट आया, फिर वो कंडीशन। तो ये मतलब कि पूरा एक तरीके से लूप के अंदर लूप लगा रहता है, वो चलता रहता है। इनफाइनाइट लूप, इट इज़ द लूप हैविंग नो टर्मिनेटिंग कंडीशन सो द लूप बिकम्स इनफाइनाइट। इसमें कोई टर्मिनेटिंग कंडीशन नहीं होती कि अगर ये ना हुआ तो ऐसा होगा, वो एक बार में आपका चल गया तो फिर वो चलता ही रहेगा। तो इस तरीके से ये आपका लूप का फंक्शन होता है। अब आर्डिनो फंक्शन क्या है, आर्डिनो के फंक्शन देख लेते हैं हम एक बार, कि इसमें फंक्शन ये है, इसमें दो टाइप के फंक्शन यूज होंगे। एक आपका वाइड सेटअप का फंक्शन होगा, एक वाइड लूप का फंक्शन होगा, ठीक है। तो फंक्शन किस हिसाब से होता है देख लेते हैं। ये मेन फंक्शन इसके 1 2 3 4 5, ठीक है। फंक्शन हेल्प द प्रोग्राम स्टे ऑर्गेनाइज, ऑफन द हेल्प्स टू कंसेप्चुअलाइज द प्रोग्राम, ठीक है। और फंक्शन कोडिफाई वन एक्शन इन वन प्लेस so that the function only has to be thought about the debug ones, ठीक है। This also reduces chances for errors in modification
इफ द कोड नीड्स टू बी चेंज्ड। ठीक है, फंक्शन मेक द होल स्केच स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट बिकॉज सेक्शन ऑफ कोड आर reused many times। ठीक है, they make it easier to reuse code in other program by making it modular and use function often makes the code more readable। इसमें आर्डिनो फंक्शन में इन्होंने ये कहा है कि आर्डिनो फंक्शन जो होते हैं, जो हमारा कंपाइलर होता है, जो डिबग करता है, जब एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग कंपाइल करते हैं जो फाइल हमें जनरेट होती है वो हेक्स फाइल होती है, वो हेक्स कोड में होती है जिसको हम रीड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो फाइल और फंक्शन होते हैं, वो जो हमारा डिबग होता है, डिबग उसको बोलते हैं जो प्रोग्राम को कंपाइल करके हेक्स कोड में कन्वर्ट कर देता है। तो जब कन्वर्ट करता है, जैसे हमने अभी आपको स्टार्टिंग के पहले बार में जो हमने आपको वीडियो दिया था उसमें एक बात बताई गई थी कि जो हमारा ये दो टाइप के हमारे माइक्रो कंट्रोलर होते हैं, एक सिस्क में काम करते हैं, एक रिस्क पे काम करते हैं। रिस्क मतलब रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। तो रिस्क वाले जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ऑलरेडी वो रिटन पैटर्न उसका इजी होता है और जो है प्रोग्रामिंग स्पेस भी उसमें कम यूज़ होता है और डिफ़ाइन करना इजी होता है किसी भी चीज़ को, प्रोग्राम को, कोड को। बहुत पहले कुछ ऐसे प्रोग्राम पहले होते थे समझ में ही नहीं आते थे, अब तो सिंपली आप पढ़ के समझ सकते हैं कि हाँ ये प्रोग्राम में क्या कह रहा है और इसमें क्या है कंडीशन। ठीक है, तो फंक्शंस के बारे में इसने ये कहा कि जो भी फंक्शन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो सारे जो है मॉडिफाइड हैं और सारे जो है उसके जितने भी डिबग हैं यानी जो कंपाइलर हैं वो सारे लेटेस्ट हैं, स्पेस कम लेंगे, इरर अगर आती है तो इरर को प्रॉपर डिफाइन करेंगे कि इरर है कहाँ। जैसे जो अभी बेसिकली सी वगैरह है उसमें इरर रहता है तो ढूंढो कहाँ पर है, या फिर आप तो खैर आने लगे कंपाइलर नए नए डिफाइन करने लगा, नहीं तो अगर मान लीजिए आपने बड़ा प्रोग्राम लिख दिया तो आप उसको ढूंढते रहें कहाँ पे इरर है। अभी क्या है, अभी के जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है उसमें ये है कि अगर जिस लाइन में आपका प्रोग्राम में इरर है वो उस लाइन में आपको प्रोग्राम को इरर बताएगा। जैसे अभी आप आर्डिनो यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट करेंगे, सपोज इन केस आपको छूट गया आपको प्रोग्राम में डालने में या फिर आप भूल गए, तो अगर कंपाइल होगा तो इरर बताएगा कि किस लाइन में इरर है। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और जो है आगे है जो लूप्स की बात कर रहे हैं, फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो फंक्शंस में जो है दो टाइप के सेटअप हैं। जैसे हमारा एक सेटअप फंक्शन हो गया, एक सेटअप फंक्शन हो गया, एक लूप फंक्शन हो गया। ठीक है, तो सेटअप फंक्शन, लूप फंक्शन है। तो यहाँ पर हम दो टाइप के फंक्शन को यूज़ करेंगे अपने आर्डिनो प्रोग्राम में। एक हो गया वाइड सेटअप। ठीक है, सेटअप और लूप फंक्शन तो कॉमन फंक्शन है, हम यहाँ पर वाइड सेटअप और वाइड लूप हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर फंक्शन में क्या है, जैसे रिटर्न टाइप है, फंक्शन नेम है, आर्गुमेंट है। ठीक है, रिटर्न टाइप फंक्शन मतलब जो भी आपने लिख दिया वो फंक्शन यहाँ, जैसे आपने ब्रैकेट यूज़ किया तो एक ब्रैकेट अगर आपको यूज़ करना है तो उस ब्रैकेट को बाद में क्लोज भी करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमने ब्रैकेट यूज़ कर लिया और उसके बाद उसको क्लोज नहीं किया, तो वहाँ पर आपको एरर आएगी। ठीक है, और ये जो आपका ब्रैकेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर फंक्शन, जैसे आपका वाइड सेटअप यूज स्टार्ट होगा तो वहाँ पर ये आपका ब्रैकेट रहेगा। स्टेटमेंट जो भी आपको लिखना है, जो भी आपको प्रोग्राम में देना है स्टेटमेंट, वो दीजिए, उसके बाद उसको प्रॉपर क्लोज करिए। अगर क्लोज नहीं करेंगे तो फिर एरर बताएगा प्रोग्राम में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, ये इसका फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन मीन्स ये हो गया कि प्रोग्राम में 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप डिक्लेरेशन का होगा, दूसरा होगा वाइड सेटअप का, तीसरा होगा वाइड लूप का। ठीक है, डिक्लेरेशन मतलब अगर हमने कोई भी चीज़ डिक्लेरेशन में डिफाइन कर दी है तो उसको हमको बार बार प्रोग्राम में डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम एक एलईडी लिए, हमने ऊपर लिख दिया इंट एलईडी पिन इक्वल टू 4। इसका मतलब कि जो इंटीजर्स है यानी 4 नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं, तो जो 4 है वो हमारा इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स हमने 4 लिया है और उसी को आप पिन समझ लीजिए। तो आर्डिनो में पिन नंबर 4 वो एलईडी के लिए फिक्स हो गई। तो अब हमें प्रोग्राम में बार बार नीचे ये नहीं बताना है कि पिन नंबर 4 हमने लिया है। क्यों? क्योंकि जहाँ भी हम एलईडी डालेंगे वो पहले से ही पता कर लेगा कि ये पिन नंबर 4 में लगा हुआ है।
तो ये हमारा डिक्लेरेशन होता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखो, इन जैसे इंटीजर्स एक लिया फंक्शन के लिए, फंक्शन डिक्लेरेशन, ये पार्ट डिक्लेरेशन का है। जैसे मैंने बताया अभी अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि LED पिन नंबर इक्वल टू पिन नंबर 4, मतलब 4, ठीक, तो 4 क्या इंटीजर्स है हमारा, तो यहाँ पर वो डिफाइन कर दिए, तो हमें बार बार इन वाइड सेटअप और वाइड लूप में उसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा, ये पिन नंबर 4 से। इसी तरह एग्जांपल में सम फंक्शन दिया हुआ है x और y और z इक्वल टू 0, तो वहाँ पर ये फंक्शन और उसको हमको बार बार नहीं बताना पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोग्रामिंग है, और कुछ हम प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में भी आपको लेकर बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है जानना, तो उन चीज़ों को हम सबसे पहले जानते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे आपको बताएंगे कि कैसे और आगे क्या क्या चीज़ें आएंगी।